जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 4 in 1 सेशन में जो कि एमडी कैट ई कैट एफएससी और नम्स बच्चों के लिए है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारे पास लेक्चर नंबर है 2। इससे पहले लेक्चर 1 बेसिक्स पे गुजरा था। आज लेक्चर 2 में एटम और हिस्ट्री ऑफ एटम के ऊपर बात होगी। जल्दी से देख लेते हैं कि इस लेक्चर में आपको क्या सीखने वाला है। कंटेंट ऑफ द लेक्चर है कि व्हाट इज़ एटम। फिर देखेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम, कि आखिर ये एटम के बारे में बताया किसने था सबसे पहले। उसमें सबसे जो अहम थ्योरी आएगी वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आएगी। इसके बाद की जो थ्योरी हिस्ट्री होगी डाल्टन के बाद की, वो चैप्टर 5 में आएगी। ठीक है, यहाँ पर इतनी ही हिस्ट्री है। फिर हम देखेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर जैकोब बेrzelius का क्या काम था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। एविडेंस ऑफ एटम, ये एंड पर लास्ट टॉपिक देखेंगे। इससे पहले क्या आप चैनल पर नहीं है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कैम वाइज ट्यूशन हमारा एक चैनल प्यारा सा। तो जल्दी से अब देख लेते हैं हम कि भाई व्हाट इज़ एटम, एटम होता क्या है। तो आपको इससे पहले जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैटर हर वो चीज़ को हम कहते हैं जो कि क्या हो, जिसका कोई वज़न हो और जिसको कोई जो वो स्पेस घेर रही हो और जगह घेर रही हो, मैस होना चाहिए और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो। और फिर हमने उसमें एक लाइन लिखी थी कि मैटर जो है वो हमारी इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ है। आवर बॉडीज़ भी हैं, हमारी बॉडीज़ भी, और हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़, एवरीथिंग, वो सारी मैटर है, क्योंकि उनका कोई ना कोई मैस होता है और कोई ना कोई वो जगह घेर रही होती हैं। फिर हमने कहा था कि जो मैटर है उसके नीचे एक लाइन लिखी थी कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम, कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने इसी तरह दी थी कि जिस तरह आप एक बिल्डिंग ले लें और वो बिल्डिंग जो है वो किससे मिलके बनी है, ईंटों से। तो वो ईंटें क्या है, उस बिल्डिंग के एटम्स हैं, और वो पूरी बिल्डिंग एक क्या है, वो एक मैटर है। तो हम कह सकते हैं कि उस पूरी बिल्डिंग को, मैटर को एटम ने मिलके बनाया है। इसी तरह कोई भी मैटर हो, उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम एटम कहते हैं, जिसको हम फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। मगर ईंट को तो कर सकते हैं, वो तो मैंने मिसाल के लिए दी है, मगर एटम को हम जो है वो इससे छोटा नहीं कर सकते, इसको हम कहते थे एटम। चलें अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो है एटम एक छोटा पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात होगी, और एलिमेंट और कंपाउंड की कल बहुत डिटेल में बात की थी। अब ये एक इसका पॉइंट हो गया एटम की डेफिनेशन का। अब इसका दूसरा पॉइंट है विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इस पॉइंट को समझने के लिए ना आप ये समझे कि हमारे पास एक मैटर है जो कि हमारे पास है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जो होता है वो अगर उसको आप देखें तो उसमें कुछ इस तरह की आपको सूरत हाल नज़र आती है कि दो जो हाइड्रोजन के एटम हैं वो आपस में एक बॉन्ड बनाकर रहते हैं। दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर रहते हैं, हाइड्रोजन के एटम। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं H2, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। ये दो जो हाइड्रोजन के एटम बॉन्ड बना के रहते हैं। तो अब इसमें देखें तो एक इसका हाइड्रोजन का एटम ये और एक ये, दोनों बॉन्ड बना के रह रहे हैं, मतलब फ्री नहीं रह रहे। फ्री रहने को हम क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं रह रहे, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इस मैटर में एटम की एग्जिस्टेंस क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट है, कि ये इंडिपेंडेंट यहाँ पर नहीं रह रहे। और एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमने देखा कि एटम क्या है, एग्जिस्टेंस जो है वो नॉट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं रह रहे। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक गैस है, हमारे पास एक गैस है हमारे पास जो हमने ले ली हीलियम गैस। हीलियम गैस को ले लें, या फिर कोई मेटल ले लें, आयरन मेटल ले लें। चले आयरन मेटल ले लेते हैं। आयरन का जो मेटल होता है ना, आयरन का मेटल उसके इस तरह हमें दिखाई देता है कि उसमें आयरन के एटम जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, छोटे छोटे एटम आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है जी। और आयरन को अगर आप ना लें तो ये एक अच्छी एग्जांपल नहीं रहेगी। इसके हवाले से हम हीलियम गैस को ले लेते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग आ जाती है, तो वो सिंगल एटम नहीं देंगे। हीलियम को अगर आप देखेंगे तो हीलियम गैस जो है उसमें हीलियम के इस तरह
एटम आपको दिखाई दे रहे होंगे कि हर एक एटम अलग अलग रह रहा है और एक दूर दूर फासले पर रह रहा है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो हीलियम के एटम्स हैं उनकी एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट है। पीछे वाले में हमने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट नहीं है एटम की, यहाँ पर एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी, यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि एटम में एग्जिस्ट, वो कर भी सकता है इंडिपेंडेंट और नहीं भी कर सकता। तो ये दूसरी लाइन की अब आपको ये समझ आएगी, विच मे एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। तीसरी बात की अब समझ करते हैं, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। केमिकल रिएक्शन से मुराद कि जब दो एलिमेंट आपस में जुड़े, ये हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, तो उससे एक नया कंपाउंड बनता है। तो अब ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलके, तो फिर हमें ये हाइड्रोजन का वाटर का मॉलिक्यूल में ये मिलती हैं। मतलब ये एटम ही होते हैं जो कि आपस में रीअरेंज होते हैं और हमें कंपाउंड्स मिल जाते हैं। तो ये एटम की तीसरा पॉइंट था। ठीक है जी, ये था एटम की डेफिनेशन। ये एटम होता क्या है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब चलते हैं थोड़े से इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ कि एटम्स का सबसे पहले किसने बताया था। तो पुराने वक्तों की बात है, तकरीबन 5th सेंचुरी की, 5वीं सदी की। अभी कौन सी है, 21वीं सदी, तो बहुत ज़्यादा देर पहले की बात है। 5वीं सदी की बात है। ग्रीक फिलोसफर्स होते थे, ग्रीक फिलोसफर्स कहते हैं कि जो कायनात के बारे में सोचते हैं, समझ बूझ करते हैं, वो लोग। ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा कि जो मैटर को हम तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल पीसीज में, स्मॉल से स्मॉल, छोटे से छोटे पीसीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम मैटर को छोटे से छोटे पीसीज में डिवाइड करते जाएं तो हमें एक ऐसा यूनिट मिलेगा, एक ऐसा हिस्सा मिलेगा मैटर का जिसको हम जो है फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। मतलब वो यूनिट मिलेगा जिसको हम फर्दर छोटा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा दिया कि ये एक ऐसा यूनिट मैटर के अंदर होता है। फिर एक जो इनमें फिलोसफर था उसका नाम था डेमोक्राइटस, हमारी बुक में लिखा डेमोक्राइटस। ये फिलोसफर था जिसने ये जो छोटा यूनिट था जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते थे, उसने उस यूनिट को नाम रख दिया एटम, कि एटम वो यूनिट है जिसको हम फर्दर छोटा नहीं कर सकेंगे। और एटम का जो नाम है वो ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है, ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ एटोमस से, ग्रीक बरेजी से लिखना चाहिए, ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, एटोमस से। और एटोमस का अंग्रेज़ी में मतलब होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम फर्दर जो है उसको डिवाइड ना कर पाए। तो ये थी ग्रीक फिलोसफर्स की बात सबसे पहले 5th सेंचुरी में। अब चूंकि इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था कि एटम सच में एग्जिस्ट करता है, तो इनकी जो थ्योरी थी वो तकरीबन किसी ने इस पे वो गौर नहीं किया। तो ये बहुत ज़्यादा देर तक इग्नोर रही, थ्योरी तो नहीं कह सकते, इनका एक आइडिया था जो वो बहुत ज़्यादा देर तक इग्नोर रहा। और तकरीबन 19वीं सदी में 1808 का मतलब 19वीं सदी, तब एक साइंटिस्ट आए जिसको हम कहते हैं जॉन डाल्टन, और उन्होंने फिर एटम के बारे में कुछ बताया। एटम के बारे में ना कुछ बताया बल्कि पूरी एटम के ऊपर एक थ्योरी दी, उसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अब दिल में सवाल आता है कि क्या डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी किसी एविडेंस के ऊपर बेस्ड थी कि बस उन्होंने भी इसी तरह कोई आइडिया ही दे दिया था। तो जवाब इसका ये है कि डाल्टन की थ्योरी भी एविडेंस के ऊपर बेस्ड थी, उन्होंने एक एविडेंस पे काम किया था। तो उनकी एविडेंस क्या थे वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, और मैंने बता दिया कि हमें ये कब 19वीं सदी में तकरीबन बुक में हमारे लिखा हुआ है 1808 को ये डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, 1808 में। अब इसके थ्योरी के ना कुछ बहुत ज़्यादा पास्टुलेट्स थे, और उनमें से जो चंद एक हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि अहम थे। सबसे पहला पास्टुलेट तो डाल्टन का यही था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। तो इसको अगर अंग्रेज़ी में लिखे तो एटम इज़ द
स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, और एंड इनडिविजिबल, इनडिविजिबल का मतलब जिसको हम तोड़ ना सके, एंड स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब मैटर का ऐसा हिस्सा जो कि सबसे छोटा है और इनडिविजिबल है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ये इसकी पहली पास्टुलेट हो गया। फिर इसका नेक्स्ट पास्टुलेट था कि एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसको हम तोड़ सकते हैं। कैन नेवर बी क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब बनाना, ना तो एटम को हम बना सकते हैं और ना ही इसको, एंड डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसको तोड़ सकते हैं। अब इस पॉइंट को समझने के लिए ना एक आप ये बात समझें, देखें इसके कहने का मतलब यह है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है H2 और O2 हमें मिलके वाटर के मॉलिक्यूल देते हैं, तो इसमें होता क्या है कि ये जो H2 के मॉलिक्यूल हैं, H और H, ये आपस में O के साथ क्या होते हैं, रीअरेंज, मतलब इसके जो एटम है, सॉरी एटम कहना था मैंने पहले, ये H2 के जो एटम है और O2 के जो एटम है ये आपस में रीअरेंज हो जाते हैं, और रीअरेंज होकर हमें एक नया कंपाउंड दे देते हैं। मतलब ना तो कोई एटम का जो मैस है, एटम ना ही तो वो है, उसको हमने नया कोई एटम यहाँ पर बनाया है, और ना ही कोई हमने एटम जो है वो ज़ाया किया है। तो एटम सिर्फ रीअरेंज होते हैं, ना तो वो क्रिएट होते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉयड होते हैं। ये दूसरे पॉइंट के कहने का मतलब था। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे वो अलाइक, मतलब एक जैसे होंगे, और ये नहीं होगा कि उसके कुछ एलिमेंट जो है वो कोई और प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं और कुछ कोई और प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं। तो वो जो उनके दोनों एलिमेंट, सॉरी, जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक, अलाइक का मतलब एक जैसे, सेम एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे वो आर अलाइक, एक जैसे होंगे, मतलब उनकी सारी एटम से, एक ही एलिमेंट के जो सारे एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होंगी। ये एक पॉइंट था, और ये पॉइंट आपने याद रखना है। मैं आइसोटोप्स में आपको ये याद करवाऊंगा, ये वाला पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक। उसके बाद है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। पहले वाली की मतलब कोई अगर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट है, इनके जो एटम होंगे उनकी आपस में प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो ये इसके पॉइंट का कहने का मतलब था, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, ये तो हमें समझ में ही आ रहा है। ठीक है, आपको देख के पता चल रहा है कि ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है तो उसकी एक अलग खसूसियात होंगी, हाइड्रोजन की अलग खसूसियात होंगी। फिर था हमारे पास एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इसी थ्योरी का, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं ताकि वो हमें क्या दे सकें, एक नया कंपाउंड दे सकें। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे आना था, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, वो आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ताकि वो हमें क्या दे सके, एक नया कंपाउंड दे सकें। बट आगे एक और लाइन लिखनी है आपने, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड बट इन अ फिक्स्ड रेशो, कि जो नया कंपाउंड बनेगा या फिर जो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे वो एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे। जिस तरह अगर पीछे आपको देखें तो यहाँ पर देखें, जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 मोल होती है और ऑक्सीजन 1 मोल, और फिर वो हमें कंबाइन होकर 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल देते हैं। मतलब इस तरह भी हम कह सकते हैं कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। तो डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट हमें कंबाइन होकर एक नया जो है वो मॉलिक्यूल दे रहे हैं या फिर कंपाउंड दे रहे हैं, और उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स की कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो एक फिक्स्ड रेशो में है। 2 जो है उसमें हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम, 2:1 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, वो एक फिक्स्ड रेशो होगी। ठीक है जी, ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हमने पास्टुलेट्स देख लिए। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो तो या तो एटम की डेफिनेशन आ सकती है या फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पास्टुलेट्स आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के तौर पर।
एमडी कैट में यहाँ से जो आ सकता है या ई कैट में, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। चलें अब हम पढ़ते हैं कि क्या इसकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के एविडेंस क्या थे, कि किस बेस पे इसने ये सारी एटॉमिक थ्योरी जो है वो दे दी थी। एविडेंस इसके क्या थे, क्या इन्होंने भी ग्रीक फिलोसफर की तरह बस इसी तरह बात की? तो इनके जो है वो एविडेंस दो लॉ की बेस पे थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कंजर्व रहना, किसी चीज़ का ज़ाया ना होना, ना तो वो ज़्यादा होगी ना हो कम होगी। जो मैस है किसी चीज़ का वो कंजर्व रहेगा, ना तो वो ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। और फिर दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये दो इसके जो थे एविडेंस के तौर पे डाल्टन ने अपने थ्योरी में मतलब इससे एविडेंस लेकर फिर उसने एक थ्योरी दी थी। अब हम तो बारी बारी पढ़ते हैं कि क्या होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या होते हैं, इसको फिर पढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे किस तरह ये डाल्टन ने अपनी थ्योरी में इसको यूज़ किया था, कि कैसे उसने कह दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एटम की मौजूदगी को बताता है। सबसे पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होता क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के नाम से पता चल रहा है कि मैस कंजर्व रहेगा। मैस कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर हम लिख सकते हैं मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड। ना तो हम मैटर को बना सकते हैं, क्रिएट का मतलब बना सकते हैं, एंड ना ही इसको हम डिस्ट्रॉयड का मतलब तोड़ सकते हैं मैटर को। अब इसके कहने का मतलब क्या है, क्या क्या हम कोई नई सब्सटेंस नहीं बना सकते? ऐसा कहने का इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लें, ठीक है, और हमें वो वाटर देते हैं, तो इस रिएक्शन में 2 मोल हाइड्रोजन के यूज़ होते हैं। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आगे जाके बनानी आ जाएगी। इस रिएक्शन में अगर देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 4 ग्राम यूज़ होती है, ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम, और इसको अगर टोटल करें तो हमारे पास टोटल जो है वो 36 ग्राम वाटर के मोलिक्यूल आते हैं। मतलब 12 और 36, 32 और 4, 36 ग्राम यहाँ पर रिएक्टेंट और 36 ग्राम ही हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ये बन रही है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदार है वो क्या है, सेम है। तो ना तो जो मैस है मैटर का वो ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैस जो है वो कंजर्व रह रहा है इस पूरे रिएक्शन में। तो ये इस कहने का मतलब था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का। अब इससे कैसे जो है वो उसका पता चलता है हमें कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने इससे कैसे है वो लिया था, कि एविडेंस के तौर पे इसको कैसे इस्तेमाल किया था। तो देखिए वही हमने पीछे भी पढ़ा था, जो हमने ये पोस्टुलेट कि एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। उसका मतलब क्या था कि ये जो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल हैं ये आपस में रीअरेंज होते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, इसमें भी ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे। ये हाइड्रोजन का एटम और ये ऑक्सीजन का एटम आपस में रीअरेंज होंगे और हमें वाटर का मोलिक्यूल बना कर दे देंगे। तो एटम्स ही आपस में रीअरेंज होते हैं। हमें अब देखो हमें कुछ पता होगा कि इसका एक छोटा यूनिट है इस एलिमेंट का, इसका भी एक एलिमेंट का छोटा यूनिट है जो कि आपस में रीअरेंज हो रहे हैं, फिर ही हमें ये जो मैथ जो है वो कंजर्व आगे मिल रहा है। अगर मैथ जो है अगर ये इनका कोई छोटा यूनिट ना होता तो मैथ हमें आगे कंजर्व नहीं मिलना था, इतना मैथ नहीं बनना था जितना कि रिएक्टेंट का है, कम या ज़्यादा बनना था, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि कोई एक छोटा यूनिट है इन एलिमेंट्स के अंदर जो कि आपस में रीअरेंज होता है और आगे जाके हमें मैथ उतना ही मिलता है। तो ये एक थ्योरी एविडेंस था डाल्टन का। ये आप याद रखें कि ये जो लॉ थे ये दोनों ही 17वीं सदी में दे दिए गए थे, जबकि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी 19वीं सदी में दी। उसने ये 17वीं सदी के लॉ को अपने जो है वो थ्योरी में इस्तेमाल किया। तो पहला ये लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। डेफिनिट का मतलब होता है मखसूस, फिक्स्ड। डेफिनिट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि हिस्सा। डेफिनिट प्रोपोर्शन एक फिक्स्ड हिस्सा। इसकी लॉ से हमें यह नज़र आ रहा है कि किसी कोई फिक्स्ड हिस्से की बात हो रही है।
तो इससे इसकी डेफिनेशन ये है कि अ कंपाउंड, एक कंपाउंड कंटेन का मतलब है अ कंपाउंड कंटेन ऑलवेज एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो। मतलब एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में रहते हैं। फिक्स्ड रेशो बाय मैस, मतलब मैस के लिहाज से उनकी जो रेशो है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। जिस तरह अगर हम वाटर का एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं, वाटर एक कंपाउंड है, तो उस वाटर के कंपाउंड में हमें पता है कि H2O, इसमें अगर देखें तो 4 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन की मकदार जो है वो फिक्स्ड है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अगर इसको थोड़ी कम या ज़्यादा करेंगे तो फिर ये इसकी मकदार जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कि हर कंपाउंड में जो एलिमेंट्स की मकदार है वो फिक्स्ड है। ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है। और इसी को फिर उसने जाकर आगे यूज़ किया था डाल्टन ने अपनी 19वीं सदी में एटॉमिक थ्योरी में। इसको यूज़ करते हुए उसने फिर ये कहा कि जो एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस लॉ से हमें समझ में आता है कि अगर ये एलिमेंट्स का इस कंपाउंड में मैस फिक्स्ड है तो इस एलिमेंट्स के कुछ ऐसे छोटे पार्टिकल होंगे इस कंपाउंड में जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और उनका मैक्स हमेशा इस एलिमेंट में फिक्स्ड ही रह रहा है। तो ये भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन की एटम्स की मौजूदगी को जाहिर करता है। ठीक है, तो ये भी एक डाल्टन का एक एविडेंस था। तो यहाँ तक थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कहानी, या फिर जो एटम की कहानी, जो बैकग्राउंड, वो हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक पहुँच गए हैं। इसके बाद आपको पता है कि आज हमें पता है डाल्टन ने तो कहा था कि एटम से छोटा पार्टिकल मैटर का कोई भी नहीं है, मगर हमें पता है कि आज हम एटम के अंदर जो है वो देखते हैं कि एक न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, और फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल्स एटम के अंदर दरियाफ्त हुए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स की जो डिस्कवरीज हैं वो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिनका हमारे बुक में जिक्र है कि न्यूट्रिनो पाया जाता है, उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो, और भी बहुत ज़्यादा लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तो ये सारे पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसका हमारे बुक में तो तबसरा नहीं है, मगर फिर बस बुक में ये बताया गया कि ये पाए जाते हैं, ये ईजाद हो गए हैं। जो बेसिक हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर वो 3 ही हैं। फंडामेंटल से मुराद होता है कि जो हर एक एटम के अंदर हो, वो 3 ही है। वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल हैं। अगर आपको पूछे कि ये है MCQ MD कैट और ECAT का, कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं एटम के, तो वो है 3। और अगर हमसे पूछे कि एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, सब का मतलब छोटे, एटॉमिक का मतलब एटम के अंदर, तो सब एटॉमिक पार्टिकल टोटल एटम के अंदर कितने हैं, तो वो हमारी बुक में लिखा हुआ है सब एटॉमिक जो है वो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल वो मोर देन 100 है। 100 से भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, 100 से ज़्यादा टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान के देख रहे हैं। फंडामेंटल का अगर पूछे तो वो 3, और अगर सब एटॉमिक का पूछे तो वो टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल का पूछे तो वो मोर देन 100 है। ठीक है जी, तो अब ये था हमारे पास एटम की हिस्ट्री के बाद। अब एटम जो है ये वाली हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वहाँ से मैं आपको फिर डाल्टन का नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ वहाँ पे इन्हीं का पढ़ाऊँगा। अब हम जो है वो पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका बुक में जिक्र है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जैकोब बेrzelius। जैकोब बेrzelius का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैकोब बेrzelius इन एटॉमिक हिस्ट्री। तो जैकोब बेrzelius ने जो एटॉमिक हिस्ट्री में जो है ना 2 काम किए हैं। पहला काम इन्होंने किया कि इन्होंने जो है वो हर एलिमेंट्स को एक सिंबल जो है वो दे दिया, हर एलिमेंट को एक सिंबल दे दिया। जिस तरह हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं,
वो उसका क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल है। ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका सिंबल है। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका सिंबल है। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसके तहत इन्होंने हर एलिमेंट को एक सिंबल दे दिया। जिस तरह हाइड्रोजन H से शुरू होता था तो उन्होंने उनका नाम H से इसका सिंबल बना दिया, ऑक्सीजन O से उनका ऑक्सीजन से बना दिया। इसी तरह कुछ पहले 2 लेटर, जिस तरह कैल्शियम Ca से शुरू होता है, कैल्शियम CalCium कैल्शियम, तो इसका नाम इनका सिंबल उन्होंने Ca से रख दिया। तो कैल्शियम का सिंबल मतलब पहला लेटर या फिर पहले 2 लेटर से इनका नाम रख दिया। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका नाम जो है वो ग्रीक जुबान से मिल गया, जिस तरह सोडियम H से बनता है, मगर इसका सिंबल जो है वो Na रखा है, ठीक है। तो एक ये सिस्टम बनाया जैकोब बर्जीलियस ने। उसके अलावा दूसरी इनकी कंट्रीब्यूशन ये थी, इन्होंने हर एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज थे ना उनको डिस्कवर किया। हर एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज की डिस्कवरी की। जिस तरह अगर आप लिखते हैं सोडियम 23/11, तो 11 इसका एटॉमिक नंबर, 23 इसका एटॉमिक मैस। तो एटॉमिक मैस जो है वो जैकोब बर्जीलियस ने सबसे पहले निकाले, और इनके जो एटॉमिक मैसेज है वो आज के मॉडर्न एटॉमिक मैसेज से बहुत ज़्यादा मैच भी करते हैं। अच्छा, इन्होंने एटॉमिक मैसेज कैसे निकाल लिए भाई, ये हमारे क्वेश्चन आता है ध्यान में। एटॉमिक मैसेज उन्होंने इस तरह निकाले कि सबसे पहले उन्होंने कंपाउंड लिया, जिस तरह वाटर एक कंपाउंड लिया। इन्होंने पहले ये देखा कि इस कंपाउंड के अंदर कौन सी जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब इसकी कंपोजिशन सबसे पहले उन्होंने फाइंड की कि एलिमेंट इस कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है, इसमें एलिमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने जो है वो फाइंड किया कि इस कंपोजिशन में पता चल गया कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है। दूसरे नंबर पे इन्होंने फाइंड किया कि हाइड्रोजन का कितने मैस है इसमें कंपाउंड में, ग्राम मतलब मैस। ऑक्सीजन का कितना मैस है, ग्राम। तीसरे नंबर पे इन्होंने फाइंड किया कि हाइड्रोजन का जो मैस है उसको डिवाइड कर दे अगर हम, हाइड्रोजन की इसमें कितनी परसेंटेज है इस कंपाउंड में, प्रोपोर्शन से, ठीक है। अगर हम इसको प्रोपोर्शन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास तो इसका एटॉमिक मैस आ जाएगा। इसी तरह है बिल्कुल, अगर हमारे पास कंपाउंड के अंदर अगर हम मान लें कि हमारे पास 10 एटम थे हाइड्रोजन के पूरे कंपाउंड के अंदर, मान लें, वैसे मैं 10 होंगे नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे, और इन्होंने 10 एटम थे हाइड्रोजन के, प्रोपोर्शन जो है वो हाइड्रोजन की निकाली, वो 10 थे। और फिर इन्होंने कहा मैस इन्होंने हाइड्रोजन का इसमें फाइंड किया, तो वो इसको आ गया कि भाई मैस इसका है 10 ग्राम ही है। तो 10 ग्राम मैस रखा, इसकी प्रोपोर्शन 10 थी, डिवाइड किया तो 1। तो इन्होंने फिर हाइड्रोजन को जो मैस दे दिया एटॉमिक मैस, वो 1 ग्राम दे दिया। तो इस तरह जो है एटॉमिक मैसेज दिए गए सबको। इसका अगर फॉर्मूला लिखें जो इन्होंने यूज़ किया एटॉमिक मैस का, तो मैस ऑफ एलिमेंट, जो इन्होंने मैस ऑफ एलिमेंट निकाला था उसको डिवाइड कर दिया प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। वो जो कंपाउंड था उसमें उसकी प्रोपोर्शन कितनी थी, मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड एंड प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जैकोब बर्जीलियस की। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है जो कि है एविडेंस ऑफ एटम के ऊपर, और ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ना ही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ के टाइप्स के हवाले से पूछा जाएगा, और एमसीक्यूज़ इसमें से दोनों बनेंगे, बोर्ड के भी और एंट्रेंस एग्ज़ाम एमडी कैट ई कैट वगैरह के भी, ठीक है। तो सबसे पहले एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत। एविडेंस ऑफ एटम का मतलब कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं कि भाई सच में एटम जो है वो मौजूद होता है। तो इसकी तो मैं पहले आपको यही बात बताना चाहूँगा कि देखें, अब अगर हमने एटम को अज्यूम किया हुआ है 19वीं सदी से, तो 19वीं सदी में उसको अज्यूम करने के बाद हमने देखे साइंस में कितनी तरक्की कर ली है। हम जो है मोबाइल फ़ोन बनाते जा रहे हैं, रेडिएशंस का हम जो है एटम के ज़रिए लगा रहे हैं तजर्बा। इसके अलावा हम हर चीज़ को एटम मान कर उसका ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और फिर हमारे पास वो एक नई प्रोडक्ट भी बन रही है उससे। तो इसका मतलब क्या है कि एटम का वजूद है। तो मतलब एक अगर बिल्डिंग खड़ी हुई है तो बिल्डिंग जो है वो ईंट से खड़ी हुई है, तो अगर ईंट का वजूद होगा तो फिर एक बिल्डिंग का होगा, ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम का वजूद है, क्योंकि हमने जो उसको एटम को माना है, तो मतलब
उसकी जो आगे उसको मान के आगे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो रहे हैं। एक नई प्रोडक्ट्स हमें मिल रही है उसी उसी एटम की जो स्टडी से ऊपर। तो ये हमें एटम की मौजूदगी का एहसास दिलाती है, जो हमारे पास न्यू साइंस है, मॉडर्न साइंस। यहाँ पर अगर लिखूँ तो जो मॉडर्न साइंस है वो हमें इसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। इसके अलावा अगर बुक वाली बात पे जाएं, ये तो मैंने अपनी बात बताई, तो बुक वाली बात में जाएं तो बुक में उसने लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर हम देखें, हमारा देखने का अमल क्या है, कि हमारे देखने का अमल ये है कि हमें अगर कोई चीज़ देखनी है, जिस तरह अगर हमें ये एक पौधा है और इस पौधे के अंदर हमें एक ये गुलदस्ते के अंदर ये पौधा लगा हुआ है, और पौधे का हमें अगर ये जो दिखता है इसमें कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर। अगर हमें ये ग्रीन कलर देखना है तो इसका प्रोसीजर क्या है कि सूरज से हमारे पास कुछ रेडिएशन जाती हैं और वो इस पौधे से टकरा कर वापस हमारे आँख के पास आती हैं, और जब आँख के पास आती हैं तो तब हमें इसका कलर नज़र आता है, मतलब एक चीज़ नज़र आती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि ये जो रेडिएशन आएगी ना, इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है आपको आगे जाके पता चलेगा चैप्टर 5 में क्या होता है वेवलेंथ। अभी आप समझ लें कि वेवलेंथ एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अगर हम प्रॉपर्टी इस तरह की होती है कि उनके अंदर ये क्रस्ट और ट्रफ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अगर इसकी वेवलेंथ इस पूरे ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटी होगी तो फिर हमें ये नज़र आएगा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा हुआ इस वेवलेंथ से, ये ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा हुआ वेवलेंथ से, तो फिर हमें ये ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। ये हमारा देखने का प्रोसीजर होता है। अब ये जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इसमें तो जो वेवलेंथ होती है वो तो बहुत ही बड़ी होती है। वेवलेंथ जो है उसमें हम ये लाइट को यूज़ कर रहे होते हैं, ये नेचुरल लाइट को, तो उसमें वेवलेंथ जो होती है वो बड़ी होती है, जबकि एटम का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। एटम स्मॉल होता है साइज़। तो अभी हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा और वेवलेंथ बड़ी होगी तो फिर हमें ऑब्जेक्ट एटम नज़र नहीं आएगा। एटम जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एटम स्मॉल है और जो वेवलेंथ है वो बड़ी है, तो वो हमें नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा जो हम जो ये बात कर रहे थे हम इसके वो वाली सिंपल माइक्रोस्कोप की ये बात कर रहे थे हम, माइक्रोस्कोप की सिंपल की, ठीक है। अगर हम ये सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ही होती है। और इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लें तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ये लाइट की जगह पे हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपको पता ही है, चैप्टर 5 में भी जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर एक पार्टिकल पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन हम यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन इलेक्ट्रॉन से छोटी होती हैं, और सॉरी एटम से। तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स को देखने का चांस मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो छोटी होती है एटम से, तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन को देखने का चांस मिल जाता है। हमारी बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई है जिसमें उसने कुछ इस तरह की डायग्राम बनाई है, जिसमें वो कह रहा है कि हमने ये ग्रेफाइट की डायग्राम ली है, जिसमें हमें ये जो डार्क लाइंस हैं ये कार्बन एटम को शो कर रही हैं, जब इसके अंदर जो है वो लाइट जो है वो नहीं शो कर रही, क्योंकि डार्क लाइन शो कर रही है कि ये कार्बन एटम है। और उसमें उसने कहा कि 15 मिलियन टाइम हमने इस पिक्चर को जूम किया, 15 मिलियंस टाइम, तो फिर जाके हमें ये पिक्चर जो है एटम्स को मतलब प्योर जो एटम का स्ट्रक्चर वो नहीं बता रही, मगर ये शो कर रही है कि यहाँ पर छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं। आप उस पर देखिएगा पिक्चर में। तो ये सारा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़, ठीक है, कि हमें कैसे एविडेंस मिलता है एटम का। इसके बाद फिर ना कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं, आपने उसको नोट कर लेना है। एमसीक्यूज कि 20वीं सदी में एटम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्चेज हुई और इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें काम मिला। अब ये भी एक इसकी एविडेंस है एटम का, कि अगर एटम एग्जिस्ट करता है तो उसके बारे में हमें उसका कुछ मालूमात निकली। मालूमात ये निकली कि जो एटम का डायामीटर होता है, डायामीटर हमें पता है कि एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। तो डायामीटर का मतलब कि पूरे यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमें डायामीटर हम उसको कहते हैं। तो एटम का जो डायामीटर होता है
वो निकाला गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि माइनस 10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉन लिखते हैं, तो 2 एंगस्ट्रॉन लिख सकते हैं। या फिर इसको हम अगर नैनोमीटर में लिखें तो 0.2 नैनोमीटर आ जाएगा। तो ये एमसीक्यू था आपके पास एटम का डायामीटर। इसके बाद फिर बताया गया कि एटम का मैस कितना हो सकता है, मैसेज। तो बताया गया कि 10 का एटम का मैस जो है 10 की पावर माइनस 25 किलोग्राम। देखिए कितना कम मैस है, यहाँ से लेकर 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम तक हो सकता है। यह भी एमसीक्यू है। फिर एक बहुत ही अहम एमसीक्यूज, एक रिलेशन 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 की पावर माइनस 27। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम है। ये रिलेशनशिप आपने नहीं भूलना, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। ये क्या होता है रिलेशनशिप, हम एटॉमिक वेट वाले चैप्टर में करेंगे। ये अभी शुरू में है ना, तो आपको सारे वो कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर इसको पढ़ना जायज़ भी नहीं होगा, क्योंकि इसको एटॉमिक वेट में जाके हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पर अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे AMU क्या होता है। मगर इसका जो रिलेशन है ना, ये आपको यहीं पे दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। अब AMU 1.66 10 की पावर माइनस 27 kg। kg का मतलब होता है कि k का मतलब होता है 1000। मतलब अगर हम k की जगह पे लिख दें 1000, तो क्या बन जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 की पावर माइनस 27, यही वाला। और जो k की जगह 1000 लिखेंगे, वो अगर हम उसको 1000 क्या होता है, ये 1000 होता है 3। अगर इसको मैं लिख दूँ 10 की पावर 3, तो ये भी चलेगा। तो हम इसको लिख देंगे 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 3 और माइनस के 27 आपस में क्या होंगे, माइनस तो आ जाएगा 1.66 10 की पावर माइनस 21, नहीं सॉरी माइनस 24 ग्राम, माइनस 24 ग्राम। मतलब किलोग्राम में लिखना है तो माइनस 27 किलोग्राम, और अगर ग्राम में लिखना है तो माइनस 24 ग्राम हो जाएगा। तो 1 AMU इज इक्वल टू माइनस 24 ग्राम। तो ये आपने देख के लिखना है। और हम ये ग्राम की वैल्यू को लें और इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो मिलीग्राम में, तो हम क्या करेंगे, ये ग्राम की वैल्यू के साथ 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1000 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर ये किलोग्राम से ग्राम में आना हो तो हमने फिर भी 1000 को मल्टीप्लाई किया, और अगर ग्राम से मिलीग्राम में जाना हो तो फिर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.66 10 की पावर माइनस 24, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये हो गया 1.66 10 की पावर माइनस 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1.66 10 की पावर माइनस 21 मिलीग्राम। तो ये भी एक रिलेशन है AMU का। तो AMU के 3 रिलेशन हैं, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम के अंदर अंदर। तो ये तीनों जो है वो MCQs के तौर पर पूछे गए हैं, आपने ये तीनों याद रखने हैं। किलोग्राम में माइनस 27, ग्राम में माइनस 24 और मिलीग्राम में माइनस 21। इसके अलावा एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास एक बुक में लिखी हुई है लाइन, अगर इंक का एक डॉट हमने लिया, ठीक है, पेन का एक अगर डॉट हमने लगा दिया, तो इस पेन के एक डॉट में हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन जो है वो एटम होंगे। एटम इतना छोटा है कि पेन के डॉट में हमारे पास 2 मिलियन एटम हैं। तो इसका अंदाज़ा यहाँ से इस एटम का लगाया जा सकता है, इतना छोटा एटम है। इसके अलावा कुछ MCQ सोल्व करते हैं इस टॉपिक के बारे में, एटम और इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि हमें जो है वो मज़ीद एक क्लैरिटी हो। इसके अलावा फिर मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि इसमें से बोर्ड में कौन कौन से सवाल बनते हैं। बनेंगे तो शॉर्ट ही, लॉन्ग क्वेश्चन इस यहाँ से नहीं बनते। चलें, पहला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग सोल्व करें ज़रा, और देखें आप कर सकते हैं कि नहीं, पोस्ट करके करें। 1 AMU मैंने बताया था कि यहाँ से MCQs आएंगे एविडेंस ऑफ एटम से, टॉपिक से, ठीक है। बाकी जो वहाँ से इतने MCQs नहीं आ सकते। इस डैश किलोग्राम,
1 AMU कितने किलोग्राम के बराबर है? ऑप्शन है आपके पास 1.66 10 की पावर माइनस 24 किलोग्राम, या फिर है आपके पास 1.66 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, या फिर सी ऑप्शन है 1.66 10 की पावर माइनस 21 मिलीग्राम, या फिर डी ऑप्शन है 1.66 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो देखें अब कौन सी ऑप्शन है। आपको लग रहा होगा कि ये तो सारी ठीक है, मगर ध्यान से देखें ज़रा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उसने कहा कि AMU कितने किलोग्राम की इक्वल है, तो हमें किलोग्राम वाली वैल्यू बतानी है, ना कि हमें ये देखें। अगर देखें तो ग्राम वाली वैल्यू तो ठीक है, -24 में होती है, मिलीग्राम भी -21 में होती है, और किलोग्राम वाले भी -27 में होती है। ए वाली तो गलत है। तो वैसे तो ये तीनों ही बाकी ऑप्शन ठीक है ये वाली, मगर हमें किलोग्राम वाली बतानी है तो वो बी ऑप्शन है। बाकी तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मगर हमें किलोग्राम वाली बतानी है, वो बी में है। इसी तरह हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर ही, और शॉर्ट कह रहा हूँ MCQs। MCQs हमारे पास द mass ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो 1.008 AMU है। ये कैसे होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन में है। इट्स मास इन किलोग्राम, इट्स मास इन किलोग्राम। तो ये हमारे पास है जी इसका सवाल। इसकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो A B C D, 4 ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास मौजूद। तो ए ऑप्शन में है आपके पास 1.008 110 की पावर मल्टीप्लाई 1.66 10 की पावर -23 किलोग्राम। बी में हमारे पास 1.0081 मल्टीप्लाई 1.66 10 की पावर -27 किलोग्राम। 1.008 डिवाइडेड बाई 1.667 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किलोग्राम, और डी में है नन। अब देखिए आपको क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास AMU में मैथ दिया गया और कह रहे हैं किलोग्राम में बताओ वो कितना होगा। तो हम यहीं से रिलेशन को ढूंढ लेते हैं। अगर AMU में दिया हो 1 AMU तो उसका किलोग्राम ये होता है, तो 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 110 की पावर -27 किलोग्राम। अब 1 AMU अगर इतना होता है तो अगर हमने देखना है कि 1.008 AMU कितना होगा, तो हम यहाँ पर भी 1.008 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ 1.008 ही आ जाएगा, और यहाँ पर भी अगर यहाँ पर हमने 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 1.661 10 की पावर -27 से भी हमने 1.008 को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही ऑप्शन मौजूद है। कौन सी ऑप्शन है वो हमारे पास है बी ऑप्शन में। ए में भी तकरीबन ये है, मगर वहाँ पे -23 लिखा है, तो वो नहीं है हमारा आंसर, हमारा 27 वाला आएगा, क्योंकि किलोग्राम में उसने आंसर दिया तो वो 27 ही -27 ही है। ये तो कुछ MCQs। इसके अलावा जो है कुछ हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ जो बोर्ड में आ सकते हैं। MCQs मैं इतने ही करवाऊँगा, बाकी के फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स के टॉपिक में करेंगे, वहाँ पे ये टॉपिक दोबारा आएगा AMU वाला। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आता है डिफाइन एटम। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, हालांकि इतना आएगा नहीं क्योंकि ये 9-10 का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डिफाइन एटम आ सकता है आपको, फिर आ सकता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी उसके पास्टुलेट लिखें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फिर आ सकता है आपको कि बताएं रोल ऑफ या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ जैकोब बेrzelius, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी एटॉमिक थ्योरी में। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हैं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए।
तो अगर आपको ये इस लेक्चर में इतना ही, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।